बच्चों को हमारा गुड मॉर्निंग। आज हम देख रहे थे जो अपना लेसन स्टार्ट किए थे क्लास हाई स्कूल का जीवो में जनन, और उसी चीज़ को हम आगे करने वाले। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं अलैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है, और अलैंगिक को हम पढ़ा चुके हैं पूर्ण रूप से। और आज हम क्या पढ़ने वाले, अलैंगिक। अलैंगिक में हम क्या पढ़ेंगे, जो जिसके पास लिंग निर्धारित हो उन्हीं चीज़ों को पढ़ने वाले। जैसे कि हम मानव को पढ़ेंगे और फूल के बारे में पढ़ते हैं बस। तो इस क्लास में हम केवल क्या पढ़ने वाले भी, हम केवल मानव में जनन पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ने वाले हैं, मानव में जनन। मानव में जनन कैसा होता है, इस चीज को हम यहाँ पर देखने वाले हैं बस आज। मानव में जनन। अब मानव में जनन मतलब कि मानव अपने जाति को बनाए रखने के लिए जनन करेगा या अपने बच्चे को जन्म देगा अपने समान, समझ रहे हो ना। यानी मानव में जनन, मानव क्या करेगा, जनन करेगा अपने जाति को बनाए रखने के लिए। अब बात आएगी मानव कितने प्रकार का है, मानव दो प्रकार का है कि नहीं। तो इसमें मतलब क्या बोला गया था, जो मानव है एक ऐसा प्राणी है। पहले मानव में जन्म देखिएगा तो मानव का जन्म किस आधार पर देखा जाएगा, तो 2 पॉइंट पहले लिखिएगा फिर बंटवारा करिएगा, ठीक है। तो मानव कैसा है, एक लिंगी है या उभयलिंगी है। पहले मानव के बारे में समझिए, पहले कुछ बेसिक समझिए। मानव एक लिंगी है या उभयलिंगी। तो मानव कैसा है, एक लिंगी जीव है। कैसा है, एक लिंगी, यानी कि इसका जो लिंग है अलग अलग बॉडी में अलग अलग शेप है, यानी कि 2 लिंग पाए जाते हैं जो अलग अलग बॉडी में होते हैं। एक लिंगी जीव है जो अलग अलग शरीरों में अलग अलग लिंग होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या करिएगा, क्या लैंगिक जनन तो करता ही है भाई, चलो ठीक है। लैंगिक जनन करता है, ये बात तो ठीक है। अब बताओ लैंगिक जनन करता है तो बताओ जब जनन होगा, यानी कि अब क्या हुआ, अलग अलग हुआ, यानी सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद क्या प्रेगनेंसी हुई। प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे का जन्म होगा, तो किस रूप में होगा, अंडे के रूप में होगा या बच्चे के रूप में होगा। तो हमें पता है किस रूप में होता है, बच्चे के रूप में। तो बच्चे के रूप में जो जंतु जन्म देते हैं, जो बच्चे के रूप में जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। उन्हें उभयचर कहाँ, जरायुज बोला जाता है। उन्हें क्या बोलता है, जरायुज। और जो अंडे के रूप में जन्म दें उन्हें अंडायुज बोलते हैं। याद रखना ये बात को, बेबी पोरस एंड ओविपोरस। यानी जो जरायुज है जो बच्चे के रूप में जन्म देते हैं, जो अंडायुज जो बच्चे अंडे के रूप में जन्म देते हैं। और इसमें क्या पाया गया, सबसे एक खास विशेषता क्या है इसमें, लैंगिक द्विरूपता है। क्या, डाइमॉर्फिज्म क्या है, लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता का कैरेक्टर पाया जाता है, द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता, यही से प्रश्न बनता है, ध्यान समझिएगा। बाकी शब्द का मतलब आप समझिए। पहले देखिए, लैंगिक का मतलब लिंग से संबंधित है। क्या है, लैंगिक का मतलब लिंग से संबंधित है। और द्वि का मतलब दो, रूप का मतलब रूप, यानी लिंग 2 रूप में पाए जाते हैं। मानव में लिंग 2 रूप में पाए जाते हैं जो जनन में सहायता करते हैं, जनन के अंग ही माने जाते हैं, ठीक। यानी लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या है, डाइमॉर्फिज्म या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी लिंग 2 रूप, यानी लिंग 2 रूप, यानी लिंग मानव में 2 रूप में पाए जाते हैं। अब क्या होगा, एक नर का अलग होगा, ठीक, एक नर में होगा, और एक क्या होने वाला है, मादा में होने वाला है। तो चलो इस बात को सबसे समझ लीजिए, ठीक। यानी इधर क्या बोला गया, लड़के हैं, इधर क्या लड़कियां, या इधर नर है इधर मादा है। तो मानव पढ़ रहे हैं, ठीक, तो मानव के बारे में समझेंगे, ठीक। अब देखिएगा नर क्या है और मादा क्या है, यानी द्विरूपता का कैरेक्टर में क्या है। नर में क्या है, अलग प्रकार का लिंग पाया गया है, यानी लिंग क्या है, यहाँ पर भी है अलग प्रकार का लिंग, अलग, और यहाँ पर भी क्या है, अलग है लिंग, अलग लिंग, समझे कि नहीं। यानी अलग, जो सेम दोनों में नहीं लिंग, मतलब दोनों में जो लिंग है वो सेम नहीं है। किसी का आकार कैसा है, किसी का आकार कैसा है, समझे कि नहीं। अब जो ये है, जो इस लिंग पाया गया है या जो नर में पाया गया है, वो क्या करने वाला है, शुक्राणु का निर्माण करने वाला है। जो लिंग पाया गया है वो शुक्राणु का निर्माण करने वाला है। जो यहाँ पर लिंग पाए गए हैं वो क्या करते हैं, अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण। वो अंडाणु का निर्माण करेंगे और बाह्य जननेंद्रिय द्वारा क्या करेंगे, मतलब यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होगा और बाह्य जननेंद्रिय द्वारा क्या कर देते हैं, मादा शरीर जनन पथ तक या मादा जनन पथ तक पहुँचा देते हैं। जैसे कि इसका क्या बोला गया, इसका क्या बाह्य जननांग भाग क्या है, इसका बाह्य जननांग भाग क्या कहलाता है, सेशन कहलाता है। और इसका बाह्य जननांग भाग क्या कहलाएगा, योनि कहलाएगा। और योनि के माध्यम से क्या आता है, शुक्राणु अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ से किस आधार पर बाहर की ओर जाते हैं, सेचन के माध्यम से बाहर की ओर जाते हैं।
ये प्रक्रियाएं थी, दोनों में अलग अलग प्रकार के देखे गए थे। जैसे शुक्राणु है, इसे नर युग्मक कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? नर युग्मक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं, याद रखिएगा। जो शुक्राणु है उसे नर युग्मक कहते हैं। और जानते ही हो अंडाणु क्या बोलने वाले? मादा युग्मक। यही सी बात है, इसको क्या बोलने वाले हैं? मादा युग्मक। बात समझिएगा, मादा युग्मक। तो बताओ ये बात समझ पाए कि नहीं? यानी कहीं ना कहीं हम क्या समझ रहे थे? मानव कैसा है? एक लिंगी जीव है। मानव कैसा जीव है? एक लिंगी जीव। अलग अलग लिंग अलग अलग बॉडी में पाए गए। तो ये लैंगिक जन्म करता है, तो बात जाहिर सी बात है। बच्चे या बच्चे के रूप में जन्म देता तो क्या बोला गया? जरायुष। अगर अंडे के रूप में देता तो अंडायुष। और क्या बोला गया? लैंगिक जो रूप था, यानी कि इसमें क्या है? लिंग जो है वो दो रूप में पाए जाते हैं। हर एक दोनों का अलग अलग करेक्टर होता है, यानी कि नर का अलग करेक्टर है करने का और मादा का अलग करेक्टर है करने का कुछ भी चीज़ जन्म में। ठीक, तो ये बात समझे कि नहीं? लिंग ये शिशन था यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्या था? योनि था, जिस माध्यम से क्या जाएगा? इस माध्यम से क्या जाएगा? मादा जन्म तक जाएगा और इसके द्वारा क्या जाएगा? गर्भाशय के अंदर चला जाएगा या अंडाणु तक पहुंच जाएगा। तो ये थी प्रक्रियाएं कुछ। अब हम आगे पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले? नर और मादा को पढ़ने वाले। तो डीपली में देखेंगे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। मानव में जन्म, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसे लिख लीजिएगा। नर युग्मक कहते हैं। तो देखिएगा अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मानव में जन्म। चलिए आइए देखते हैं मानव में जन्म। अब बताओ, हमने मानव के बारे में पढ़ा। मानव कैसा प्राणी, कैसा नहीं प्राणी, यानी कि अगर जंतु जगत में देखा जाए सबसे विशालतम प्राणी कौन माना गया है? मानव माना गया है। तो इसी चीज़ को हम पढ़ने वाले, क्योंकि हम खुद ही मानव हैं तो मानव के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सेल्फ को बारे में पढ़ना बहुत सबको अच्छा लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम जन्म से पढ़ें, तो इसलिए आप लोग भी बेझिझक पढ़िए। आप समझ रहे हो कि नहीं? अब देखिए, जो मानव है वो दो जाति में पाया गया। एक नर जाति है, एक नर जाति है और एक मादा जाति है। ठीक है, यानी एक नर है एक मादा है। तो बताइएगा, जो मानव है वो नर, देखिए ये जो नर है ये कैसे जानेगा कि यह मादा है, या ये मादा कैसे जानेगी कि यह नर है? दोनों का कुछ लक्षण देखकर पता चल सकता है ना, यानी कि दोनों का हम कुछ लक्षण देखेंगे। यानी दो ही प्रकार के लक्षण आज तक देखे जाते हैं। ठीक है, दो ही प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। एक क्या होता है? प्राथमिक लक्षण, यानी प्राथमिक अंग या प्राथमिक लक्षण, प्राथमिक अंग। और क्या है? द्वितीयक अंग, द्वितीयक अंग। द्वितीयक अंग ना बोलकर हम उसको सहायक अंग भी बोलते हैं, सहायक अंग और द्वितीयक सहायक अंग, बस इतना ही समझिएगा। ठीक है, प्राथमिक अंग तो प्राथमिक अंग ही होता है। ठीक, और इधर नर में भी सेम वही कंडीशन, सेम वैसा है। यहाँ पर भी क्या देखने को मिलता है? प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग। और यहाँ पर देखने को क्या मिल जाएगा? द्वितीयक, द्वितीयक अंग। चलो ये बात समझे कि नहीं बताओ? यानी कि प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग, यानी इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? सहायक अंग बोल सकते हैं कि नहीं बताइएगा? सहायक अंग बोल सकते हैं इसको भी, सहायक अंग। द्वितीयक अंग किस लिए बोले? याद रखने का, जो जन्म से मिलता है उसे प्राथमिक अंग बोला जाता है। जो जन्म से मिलता है उसे प्राथमिक अंग बोला जाता है, और जो जन्म के बाद मिले, यानी कुछ अवस्था कुछ स्टेज पर मिले, कुछ उम्र बाद मिले, उसे क्या बोला? द्वितीयक लैंगिक, द्वितीयक अंग बोला जाता है, सहायक अंग बोला जाता है। यानी जब दोनों क्या आती है, यानी दोनों का जब बच्चे का जन्म है या निराश समझेगा। ठीक है, कैसे पहचान होगी? ठीक है, कि एक नर कैसे पहचानेगा कि यह मादा है, और एक मादा कैसे पहचानेगी यह नर है? तो बताओ, एक नर क्या देखेगा? सबसे पहले क्या बातें हैं? नर का भी फीचर्स अलग होगा। ठीक है, तो जो भी फीचर्स होगा वही देखने वाला। ठीक है, नर क्या देखेगा? पहले उसका क्या देखने वाला है? बाहर से क्या देखेगा? बाहर से क्या देखने वाला है? द्वितीयक अंग देखने वाला है। जैसे उसके द्वितीयक अंग में क्या क्या चीज आती है? द्वितीयक अंग या द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है, द्वितीयक अंग देखते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण देखते हैं। याद रखना, द्वितीयक लैंगिक अंग या द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और ये कब देखने को मिल जाता है? ये कब देखने को मिल जाता है? लगभग से 9 से 10 साल में देखने को मिल जाता है।
या 9 से 10 साल में देखने को मिल जाता है। लेकिन उसके पहले आपको आप कंफर्म ही नहीं कर सकते कि वह एक नर है या मादा है। यानी कि 9 से 8 साल के जो बच्चे होते हैं, आप उनका प्राथमिक अंग ना देखें तो आप नहीं बता सकते कि वह नर है या मादा है। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण से ही पता लग जाता है। क्या लगा? द्वितीयक लैंगिक लक्षण से पता लग जाता है कि यह एक मादा है या एक नर है। यानी इधर भी क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ये भी वही सेम डेट। ठीक, सेम डेट लीजिएगा। ठीक है, अब एक नर कैसे देखेगा कि यह एक मादा है, इसके साथ मुझे कुछ करना है या कुछ भी, तभी जाके जनन होगा। ठीक है, तो ये कैसे जानेंगे? जब ये इसके अटैच में जाएगा तभी तो जाकर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बच्चे का जन्म हो सकता है, या ये इसके अटैच में आएंगे तभी तो बच्चे का जन्म होगा। तो ये कैसे जानेंगे? ठीक है, तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण को देख सकेंगे। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे कि स्तन का आकार, स्तन का आकार देख कर चले जाएं, समझ जाए। ठीक, स्तन का आकार। और भी होता है जैसे कि आज के समय में देखिए बाल रखे जाते हैं बड़े बड़े। पहले के समय में दोनों के बाल बड़े थे, पहले के समय में जब आदमानव थे दोनों के बाल बड़े थे, लेकिन आज के समय में मान लो रख लीजिए, आप बाल भी देखते हो। ठीक है, लेकिन बात तो सब समझते हैं, लेकिन बाकी पहले के समय लोग कैसे पहचान करेंगे? ठीक, हम नहीं जानते कि हम मानव है। ठीक, हम नहीं जानते कि हम मानव, लेकिन मानव को पढ़ रहे हैं। तो स्तन का आकार देखें। और क्या देखते हैं? आवाज, उनकी वॉल्यूम क्या होगी? थोड़ा पतली होगी आवाज। और क्या देखते हैं? आवाज हो गया, कहीं ना कहीं आवाज। उनको दाढ़ी मूछ नहीं आएंगी, दाढ़ी, चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं होती, नहीं होती, दाढ़ी मूछ नहीं होती। ये 3 हो गए ऐसे हैं जो बाहर से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये क्या? स्तन का आकार, आवाज, दाढ़ी, मूछ, जो नर में नहीं होता। ये जो नर में नहीं, नर में होता है और मादा में ये चीजें पाई जाती हैं। ये पाया गया, ये पाया गया, मतलब आवाज क्या होगी? आवाज से पहचान पाएंगे। ठीक है, आवाज से भी इनको पहचान सकते हैं। और स्तन का आकार, स्तन यानी कि जहाँ से दूध की श्रावण होगा। ठीक है, जहाँ से दूध का श्रावण, तो उसको स्तन का उभार देखकर पता लगता है। ठीक, स्तन का उभार देखकर ही पता लगता है। रखिएगा, स्तन दोनों में पाए, लेकिन स्तन का क्या यहाँ पर देखा जाता है? उभार। क्या देखा गया? उभार। ठीक, ये बातें आ गई। आवाज कैसी होगी? पतली होती है, और दाढ़ी मूछ नहीं होती। इस चीज को एक नर देखकर ही समझ सकता है क्या है, क्या है? एक मादा है। इन लक्षणों से बाहर से देखने से ये पता लग जाएगा कि यह एक है, यानी हम इसके साथ रह सकते हैं। ठीक, या हम सेक्सुअल संबंध बना सकते हैं। ये बात आ गई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है? अब एक मादा कह रही मुझे क्या है? एक नर की पहचान चाहिए। अब एक मादा का क्या कहना है कि मुझे एक मतलब नर के पास जाना है। ठीक, तो वह कैसे पहचान करेगी कि यह नर है या मादा है? तो वो कैसे पहचान करेगी? वह भी सेम वही कंडीशन करेगी। वह क्या करने वाली है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण को बाहर से देखेगी पहले। द्वितीयक लैंगिक लक्षण को बाहर से देखेगी पहले। द्वितीयक लैंगिक यहाँ पर क्या होगा बताइए? जब स्तन का आकार, तो यहाँ पर स्तन का आकार कैसा होगा? स्तन का आकार भैया ना के बराबर, यानी स्तन के आकार में स्तन ग्रंथियां नहीं होती और इनका उभार नहीं होता। समझे कि नहीं? स्तन का उभार नहीं होता। आवाज कैसी होती है भाई? आवाज, आवाज कैसे? थोड़ा भारी टाइप में होती है, खतरनाक। और दाढ़ी मूछ भी जानते होंगे, खतरनाक। आज हनी सिंह की कटिंग आ रही, दाढ़ी मूछ तो होती है, दाढ़ी मूछ होती है। लेकिन यह कब पहचान सकते हैं? 8 से लेकर 10 वर्ष के बीच में ये हो गया। लेकिन अगर बचपना में, अगर बचपना में जैसे कि होते हैं ना, कुछ बड़े लोग होते हैं जो पहचानने में नहीं समझ पाते हैं कि लड़की है कि लड़का है, तो एक कंडीशन, ये इसी प्रकार कंडीशन देखी गई। ठीक है, एक नर को एक मादा चाहिए और एक मादा को एक नर चाहिए। इस आधार पर ये देखकर पहचान कर सकते हैं। समझे कि नहीं? लेकिन बताओ यहाँ पर तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे जानवर को जैसे पढ़ते हैं, जैसे मेढक को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आता है कि आखिर वो उसे कैसे पता लगेगा कि ये मेढिका है या मेढक है? मतलब कि मेढक और मेढिका में कैसे अंतर करेगा बताओ? तो मेढक जो होते हैं ना, वो आवाज़ करते हैं। हाँ ठीक है, या मेढिका आवाज़ करती हैं, तो वो आवाज़ के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क बना लेते हैं, वो आवाज़ से जान पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ थे। बाकी हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11 में, अगर मेढक पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी समझ में आ जाएगा कि ये किस आधार पर करते हैं। यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण वहाँ पर देखने को बहुत कम मिल सकता है। तो ये थे आपके पहचान करने का तरीका। यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षण हमेशा कब आते हैं? 8 से लेकर 11 वर्ष से द्वितीयक लैंगिक लक्षण स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि बोला गया क्या, स्तन का आकार बढ़ जाना, आवाज़ें मोटे हो जाना, और कंधे का ही विकास थोड़ा कम हो पाता है, कंधे का विकास कम हो पाएगा। और भी जैसे देखिए जनन अंगों पर क्या आ जाएंगे, बाल आएंगे, बाल आ जाएंगे, और भी चीज़ें हैं। तो आप किताब को भी पढ़िएगा, थोड़ा किताब में भी आपको जानकारी मिल जाएगी, तो आप उसको कुछ अवसर बनाकर लिख लीजिएगा। ये मेजरली चीज़ें पढ़ने वाले हैं।
बाकी आपको समझ में आ ही रहा है, तो आप किताब को भी थोड़ा सहारा लीजिएगा, क्योंकि किताब से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण आप पढ़ लीजिए, ठीक है। यानी कि अब बताओ, मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ गई या कोई ऐसी फीमेल है जिसके पास स्तन का आकार ना हो, ठीक, स्तन का आकार ना समझ में आ रहा, ठीक। बाकी अब क्या होगा, अब क्या देखा जैसे छोटे बच्चों में, ठीक है, तो मान लो 10 से लेकर उठे थे, तो छोटे बच्चों में क्या देख सकते हैं हम, उनका जन्म प्राथमिक अंग देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? प्राथमिक अंग देख सकते हैं। लेकिन प्राथमिक अंग यहाँ पर हम नहीं देख पाते, प्राथमिक अंग नहीं देख पाते, यानी कि हम मादा में प्राथमिक अंग नहीं देख पाते, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक अंग देखा जा सकता है। प्राथमिक अंग प्राथमिक अंग देखा जा सकता है, यानी प्राथमिक अंग यहाँ पर देखा जा सकता है, याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन अगर बन जाए कि मानव में प्राथमिक अंग किस जाति में देखा जा सकता है, तो कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता प्राथमिक अंग क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो प्राथमिक अंग यहाँ पर देख नहीं पाते प्राथमिक, क्योंकि वह शरीर के अंदर होता है, और यहाँ पर प्राथमिक अंग क्या होता है, शरीर के बाहर होता है, इसलिए देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं, बाह्य जननांग भाग, बाह्य जननांग भाग, हम बाह्य जननांग भाग से भी पता कर सकते हैं कि यह क्या है, एक नर है या एक मादा है। यहाँ पर भी बाह्य जननांग भाग से भी पता कर सकते हैं, बाह्य जननांग भाग, बाह्य जननांग भाग, यानी यहाँ की ये दो चीजें, प्राथमिक अंग, तो प्राथमिक अंग तो देखा नहीं जा सकता, प्राथमिक अंग यहाँ पर देखा नहीं जा सकता, यानी कि हम बाह्य जननांग भाग से ये पता कर सकते हैं कि यह एक नर है या एक मादा है, यह एक नर है या एक मादा है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ये नहीं बन जाना चाहिए आपके अंदर की जो ये होते हैं नपुंसक, ये इनका कैसे होता है, तो ये सिंड्रोम में आपको मिलेगा, यानी क्लास 12 में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो हर एक जानकारी यहाँ पर नहीं मिलने वाली, थोड़ा जो अभी की जो जानकारियाँ हैं उसको समझिएगा, ठीक है। तो नर और मादा की हमने पहचान कर लिया, कौन कैसा होता है कौन कैसा नहीं होता है। तो बताइएगा, हम मानव में जनन पढ़ रहे हैं, तो बताओ जब नर और मादा मिलेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यौनज का निर्माण होगा, तभी ना बच्चे का जन्म होगा, या बच्चे का निर्माण होगा या बच्चे का जन्म होगा। तो हम उस चीज़ को पढ़ने वाले, यानी कि हम कहीं ना कहीं हमने प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग हमने पढ़ा, ठीक है। द्वितीयक अंग सहायक अंग, द्वितीयक लक्षण, तो कुछ भी हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। अभी हम इन सब कुछ चीज़ों को फिर से पढ़े, लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे, पहचान, मेजरली हमने क्या पढ़ा है, पहचान, ठीक, हमने क्या पढ़ा है, पहचान। लेकिन पहचान तो आज सब जान ही जाते हैं, लेकिन फिर भी बताना एक उद्देश्य है कि किस आधार पर पहले के लोग कैसे समझते थे, पहले के आधार पर कैसे लोग जानते थे कि यह नर है या छोटा सा बच्चा है, कैसा है कि नहीं, जब आदि मानव काल का, ठीक। तो यहाँ का जो प्राथमिक अंग है क्या है, अंडाशय है, तो क्या है, अंडाशय। यहाँ का जो प्राथमिक अंग है क्या है, अंडाशय है, जो कितना पाया जाता है, एक जोड़ी, ठीक, जो कितना पाया गया, एक जोड़ी। और यहाँ पर प्राथमिक अंग क्या है, वृषण है, क्या है, यहाँ पर क्या है, वृषण है, यानी टेस्टिस है, यानी ये भी कितना पाया गया, एक जोड़ी, ठीक। बात को समझिएगा, यहाँ पर पाया गया। और इसी अंडाशय से क्या बनता है, अंडाणु बनते हैं, याद रखना, इसी अंडाशय से क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, यानी कि ऐसे युग्मक जो आगुणित होते हैं दूसरे युग्मक से मिलने के लिए, ऐसे भी समझ लीजिए, ठीक है। ये कैसे भी होते हैं, आगुणित ये भी होते हैं, यानी यहाँ से क्या बनने वाला, यहाँ से क्या बनने वाला है, शुक्राणु बनने वाले हैं, यहाँ से क्या बनेगा, शुक्राणु, और शुक्राणु भी कैसा है, आगुणित, ठीक। यानी मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ से आगुणित का मतलब कि 46 गुणसूत्र पाए गए, उसमें से 23 केवल, ओनली 23, और यहाँ से भी कितने हैं, 23, जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 46 हो जाएगा, यानी कि एक नए मानव का जन्म हो जाएगा। अब कहोगे एक नया मानव कैसे आ गया, वो भी नर या मादा हो सकता है, यानी कि दो लैंगिक लक्षण को आप हटा दीजिएगा, बाई की बताइएगा कि एक नर और मादा के शरीर में कितना बदलाव देखने को मिल सकता है। देखिए दाढ़ी मूछे कोई बदलाव नहीं, ठीक, हार्मोन डिपेंड नहीं करता, अगर हार्मोन आएगा तो आपको दाढ़ी मूछे आएंगे, हार्मोन नहीं आएगा तो दाढ़ी मूछे नहीं भी आ सकती है, ये इस पर नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं केवल स्तन का आकार भी हार्मोन ही डिपेंड करता है, स्तन का आकार भी हार्मोन ही डिपेंड करता है, यानी कि एक द्वितीयक लैंगिक लक्षण है और एक सहायक लक्षण भी माना गया, क्योंकि पहले के लोग क्या बोला करते थे, स्तन का आकार देख कर के आकर्षित होते थे, स्तन का आकार देख कर फीमेल की ओर आकर्षित होते थे। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई पहले। तो बताइए सब चीज़ें समझ पाए कि नहीं, कहीं ना कहीं ये दिख ही नहीं रहा होगा आपको,
23 जोड़ी 23 जोड़ी, ठीक है, बाकी हम बताएंगे सब कुछ चीज़ें, लेकिन क्या हाँ ये सब लिख लीजिएगा पहचान करने के लिए। ये कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं था, लेकिन फिर भी आपको बताना हमें लगा, इसलिए हमने बताया है। तो अब हम कल पढ़ेंगे नर के बारे में, याद रखिएगा कल नर जनन तंत्र, और आप लोग किताब से पढ़कर आइएगा, हम खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, कल तक रहिएगा। और आप बताइएगा कि जो नर है अगर इसमें वृषण न हो तब यह नर क्या फीमेल के प्रति अट्रैक्शन की क्षमता रखेगा या नहीं रखेगा। अगर नर के अंदर वृषण क्या हो ना हो, या कोई सिंड्रोम हो गया, वो वृषण क्या हो गया, जो एक जोड़ी थे जो दो थे वो क्या हो गए, गायब हो गए, तो बताओ क्या वो मादा की ओर अट्रैक्शन की क्षमता होगी या नहीं, ये बताओ। तो आज इतना ही, बाकी कल हम पढ़ेंगे मानव नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र या नर मानव नर में जनन।